नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आखिरकार नेपाल भारत के सामने झुकी गया, क्योंकि नेपाल को भी पता है कि भारत के न्यूज चैनल के बगैर उसका काम नहीं चलने वाला, और इसीलिए उन्होंने जो प्रतिबंध लगाया था वो हटा लिया है। और ये कह रहे हैं कि ये जनता मांग कर रही थी, इसलिए कहा गया है, क्योंकि दर्शकों की ये मांग थी कि आखिर क्यों बैन लगा दिया गया है, और जिसके बाद केबल ऑपरेटर मजबूरन उनको प्रतिबंध हटाना पड़ा है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक बार प्रतिबंध लगाया गया और तब इन्होंने कहा कि उनके जो प्रधानमंत्री ओली हैं और जो राजदूत हैं उनके बारे में गलत गलत चीजें दिखाई जा रही हैं, और तमाम तरीके की ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जिनसे जनता, नेपाल की जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। और इसी का बहाना देते हुए उन्होंने भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब उन्होंने जो प्रतिबंध हटाया और उसके बाद जो बहाना दिया है वो उन्होंने कहा है कि दर्शकों की मांग है। आखिर क्या सच्चाई है इसमें? भारतीय मीडिया में बहुत सारे चैनल जो ओली के बारे में, केपी शर्मा ओली के बारे में दिखा रहे थे, वास्तव में तो वो सच ही है। क्योंकि मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उनके चीनी राजदूत के साथ जो फोटोग्राफ्स जो ट्विटर उस पे और अकाउंट सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट हो रहे थे, उसके बाद ही मीडिया ने खबरें दिखानी शुरू की। और उन खबरों के पीछे सच्चाई है कि नहीं, वो उस बात से भी पुख्ता हो गई जब केपी शर्मा ओली का जो व्यवहार था वो चीन के प्रति दोस्ताना और भारत के प्रति उन्होंने दुश्मनी वाला व्यवहार करना शुरू कर दिया। भारत से जो मधुर रिश्ते सदियों से रहे हैं उनको खराब करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। जो रोटी बेटी का संबंध कहा जाता था उस पर उन्होंने रोक लगा दी कि अगर शादी करेगा कोई लड़की भारत की हो और लड़का अगर नेपाल का हो तो उस लड़की को 7 साल के बाद नागरिकता मिलेगी। ऐसे ऐसे ऊटपटांग उन्होंने कानून लाने शुरू कर दिए, जिसके बाद उनका विरोध होना तय था। तो विरोध मीडिया ने नहीं कराया, विरोध केपी शर्मा ओली के खुद के कारनामों की वजह से हुआ। और जो चीनी राजदूत के संबंधों के कारण उन्होंने नक्शा दोबारा जारी किया, जिसमें लेपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जो जगह थी उसको विवादित बना दिया, जबकि वो भारत की जगह थी। और किस तरह से एक विवाद खड़ा किया गया भारत के साथ, जिसको वो लगातार अब भी कर रहे हैं। विवाद उनका खुद का है, वहाँ की जनता उनसे आक्रोशित है, क्योंकि वो कोविड-19 में लोगों को राहत ठीक से नहीं दे पा रहे। अब अगर भारतीय मीडिया उसको दिखा रहा है जो वहाँ की जनता में आक्रोश है या जो जनता में चर्चा है, दोनों ही बातें हैं, तो उससे वो नाराज क्यों हो रहे हैं कि मेरी छवि खराब की जा रही है? अरे भाई, आपका अगर संबंध ठीक है तब आप क्यों परेशान हैं? कोई यूं ही अफवाह अगर फैलाएगा तो आप केस दायर करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। आप किसी भी चैनल को किस तरह से ऐसे प्रतिबंध कर देंगे? और फिर ये क्या बात हुई कि नेपाल में नेपाली मीडिया या और कोई चैनल हैं वो तो आप दिखाए जा रहे हैं, भारतीय मीडिया को आप बैन कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आपको लग रहा था तो फिर ये प्रतिबंध हटाया क्यों? तो वो केवल और केवल उनकी बौखलाहट थी, क्योंकि सच दिखाया जा रहा था। और नेपाल के अंदर उनका काफ़ी इस बात की चर्चा को लेकर अपमान हो रहा था कि जिस तरह से चीनी राजदूत के साथ उनके अंतरंग संबंधों की फोटोएं और चर्चाएं चली थी, उससे काफ़ी उनकी किरकिरी हुई थी। क्योंकि आप देखिए, कोई भी देश का राजदूत इस तरह से सत्ता के गलियारों में घुसपैठ नहीं करता है जैसे चीनी राजनयिक ने की थी। कभी भी मंत्रियों से मिलना हो, विदेश मंत्री से मिलना हो, राष्ट्रपति से मिलना हो, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है विदेश मंत्रालय से। वो वहाँ केपी शर्मा ओली ने उनको खुली छूट दे रखी थी। यहाँ तक कि राजनीति में किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये भी दखलंदाजी चीन की वहाँ चलती है। इसी को लेकर के मीडिया उनको हाईलाइट कर रहा था, जिससे वो परेशान हो गए थे कि किसी तरह मीडिया पे अंकुश लगा के तुम लोगों की भावनाओं को दबा ले जाओ, जिसमें वो विफल हो गए। जी, इससे पहले हमने देखा था कि जब सीमा पर टकराव की स्थिति भारत और चाइना के बीच थी तो चाइना ने भी भारतीय न्यूज चैनल को बैन कर दिया था, कि ताकि जो स्थिति है वो जनता तक ना पहुंचे। तो चाइना को ये छुपाना और अपने आप को महाशक्ति दिखाना, सेम वैसे ही ओली ने भी किया। जब भारतीय चैनलों के बगैर वो नहीं रह सकते हैं तो आगे उनकी क्या कहें। लेकिन ओली जिस तरीके की बात कर रहे थे, उनके रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था उसके बाद वो पलट गए। लेकिन जिस तरीके से वो भारत पर कार्रवाई करने की रक्षा मंत्री बात कर रहे थे, तमाम तरीके की हवा में बातें कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे चाइना कर रहा है। और वहीं पर नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी ओली सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो नेपाल के
लोग हैं जो भारत में जॉब करते हैं, आखिर उन्हें विदेशी में क्यों नहीं गिना जाता है? क्या भारत विदेश नहीं है? क्योंकि अगर देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष में नेपाल को भारत से 128.5 अरब रुपए रेमिटेंस यानी भारत में काम कर रहे नेपाली जो पैसा अपने घर ले जाते हैं के तौर पर मिला है। ये नेपाल को किसी भी देश से हासिल होने वाला सबसे ज्यादा रेमिटेंस है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर वो कमाई कहीं करते हैं तो वो भारत है। और इसी में अगर बात करें तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो सबसे ज्यादा भारत में हैं, उसके बावजूद भी उनको विदेशी नहीं कहा जाता। यानी कि जिस तरीके से सरकार, अगर कोई भी व्यक्ति है विदेश में रहता है, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, दुर्घटना हो जाती है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी होती है देखना, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। आखिर इस पर भी उन्होंने जवाब मांगा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नेपाल ने ये असल में एक संधि थी जो 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये नियम लागू किया था कि नेपाली लोग वहाँ भारत में नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था 1815 में। और इसीलिए आप देखिए गोरखा जो है वो भारत की सेना में उस समय भर्ती किए गए थे और 1815 से ये चल रहा था। लेकिन उसको जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो 1950 में शांति और मैत्री संधि जो है वो नेपाल के साथ भारत की हुई, जिसके तहत ये तय हुआ कि दोनों देश में कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है और दोनों देशों की जो सीमाएं हैं वो इसी तरह खुली रहेंगी। एक दूसरे देश के लोग एक दूसरे देश में बिना वीज़ा पासपोर्ट के जा सकेंगे। उसी नियम के तहत ये नेपाली नागरिक भारत में आते रहे और यहाँ नौकरियाँ प्राप्त भी करते रहे, व्यापार करने, दुकानदारी करने के लिए। और इसीलिए जो आपने कहा अभी कि वो जो है रेमिटेंस सबसे ज़्यादा भारत से नेपाल में जाता है। जो दुनिया के बाकी देश हैं जिसमें नेपाली नौकरी करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा भारत के अंदर हैं, जो 30 से 40 लाख के करीब हैं। अब ये जो संधि है उसका लाभ उठा रहे हैं। एक तरफ तो वो संधि का लाभ उठा रहे हैं कि यहाँ से रिवेन्यू कमाकर और वो अपने देश ले जा रहे हैं। इससे एक काम और हो रहा है कि अगर ये नेपाल के 40 लाख लोग यहाँ भारत में रोजगार ना कर रहे हों तो ये जब अपने देश में होंगे, यहाँ नौकरी नहीं कर रहे होंगे, व्यापार नहीं कर रहे होंगे, तो उनकी जगह भारत वालों को रोजगार मिलेगा। तो एक तरह से भारत का नुकसान हो रहा है, भारत के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन भारत अपनी मैत्री के कारण उनको रोजगार दे रहा है, उनको बाहर नहीं निकाल रहा है। तो एक तरह से नेपाल को एहसान मानना चाहिए भारत का कि भारत उनको इतना रेवेन्यू दे रहा है, उनको रोजगार दे रहा है नेपाल के नागरिकों को। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ जो केपी शर्मा ओली हैं, उनका ऐसा व्यवहार कि वो भारत के साथ दुश्मनी वाला व्यवहार कर रहे हैं। वो नक्शा अलग बना देते हैं, वो ज़मीन खाली करा लेंगे, धमकी देने वाली बात करते हैं। वो रोटी बेटी वाले संबंध को ख़त्म करने के लिए नया कानून संसद में पास कर देते हैं, वो नया नक्शा पास कर देते हैं केवल और केवल चीन को खुश करने के लिए। चीन कह रहा है, जो चीन कह रहा है वो लागू करते जा रहे हैं। इसी तरह आपने मीडिया की बात उठाई, मीडिया को बैन करना ये चीन की परंपरा है, क्योंकि कुछ भी सरकार करती रहे, कोई भी दमनकारी नीति लागू करती रहे, मीडिया उसको दिखा ना पाए, इसलिए मीडिया को बैन कर दो। तो चीन के इशारे पर ही भारत के मीडिया को बैन कर दिया, क्योंकि भारत कहीं केपी शर्मा ओली की हकीकत ना जान ले, दुनिया ना जान ले, इसलिए भारत के मीडिया को बैन कर दो। और नेपाली मीडिया जो है वो गिनती के 1-2 चैनल हैं, उनको वो डरा धमका कर शांत कर लेंगे। तो ये दोहरी नीति चल रहा है। लेकिन आपको समझ ले, वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन डाली गई है, ये केपी शर्मा ओली के लिए बहुत ही झटके वाली है, क्योंकि इस रिट पिटीशन में ये कहा गया है कि भाई एक तरफ तो आप फॉरेन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2007 कहता है कि विदेश में काम करने वाले जो भी प्रवासी कामगार हैं उनका आप रजिस्टर रखिए, उनको आप विदेश में जाने के पहले आप उनका इंश्योरेंस करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन होगा। आपके पास भारत में जाने वालों की कोई जानकारी ही नहीं है। और इससे बेकार स्थिति क्या होगी कि भारत में जो नेपाली दूतावास है, उनके वहाँ दूतावास में कोई लेबर डिपार्टमेंट ही नहीं है, मतलब कोई आंकड़ा नहीं है कितने लोग भारत में काम कर रहे हैं, जबकि भारत भी अलग देश है। तो या तो आप अलग देश मानो तो पासपोर्ट और वीजा लागू होगा, आप उसको लागू करवाइए। और अगर आप मानते नहीं हो और संधि को मानते हो
तब फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो जो दोनों देश के बीच में तनाव पैदा कर रही है? तो या तो चीन की बात मान लो या तो भारत की बात मान लो। अब सुप्रीम कोर्ट में जब यह केस गया है तो इनको जवाब देना पड़ेगा सरकार को और फैसला करना पड़ेगा कि इनको रहना किधर है, चीन की तरफ या भारत की तरफ। इनको यह देखना पड़ेगा और यहाँ नेपाली नागरिकों को भी देखना पड़ेगा कि उनका लाभ किनके साथ रहने में है, रोटी बेटी का संबंध किस देश से है। निश्चित रूप से वो भारत के साथ सदियों पुराने रिश्ते हैं। तो अभी ये सरकार के ऊपर बहुत भारी दबाव आया है। अब इसमें इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप भारत को अलग देश नहीं मानते हो, एक ही संधि के तहत एक दूसरे से मिले जुले हो, तब आप इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो कि हम देख लेंगे और भारत को ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, और वहां के नागरिकों को भड़का रहे हैं। नेपाली नागरिकों को केपी शर्मा ओली भड़काने में लगे हैं चीन के कहने पर भारत के विरुद्ध। आपके चैनल में भी जब कभी न्यूज़ दिखाई गई थी, मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में नेपाली नागरिक बहुत सारे लोग गाली देने में लगे थे कि आप ऐसा खबरें क्यों दिखा रहे हो, और इस तरह की बातें कहां से आ गई। ये निश्चित रूप से उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा, उनकी सरकार लोगों को फूट डालो राज कर लो नीति वाली पर चलकर और भड़काने में लगी है। जी बिल्कुल। भारतीय न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित होने पर दुआ मांगी है और उन्होंने अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो अब ये देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत और नेपाल के रिश्ते हैं, लेकिन चाइना के इशारों पर किस तरीके से नेपाल कर रहा है, लेकिन उसके खुद के ही देश में विद्रोह हो रहा है। यहां तक कि राजदूत का भी किस तरीके से वहां पर विरोध हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नेपाल की ओली सरकार ये मंजूर नहीं कर सकती है कि कोई भी चाइना के खिलाफ जाए, और जो कदम चाइना उठा रही है वही उठा रही है, क्योंकि उसको पता है कि चाइना उसे किस तरीके से पाल कर रखा है, भारत के विरोध में उसे खड़ा करके रखा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।